अगर हम एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली हम ये वाली गलती तो करते होंगे। एग्जाम खत्म होते ही हम पक्का पक्का अपना पेपर डिस्कस करते ही हैं। और कई बच्चे तो इतने ओवर होते हैं, वो वहीं से पास होके आते हैं, एक एक क्वेश्चन के नंबर लगाएंगे, जब तक 40 नंबर नहीं बनेंगे घर नहीं पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है जो आपको रोकनी है। अब आप जरा मुझे बताएं, अगर आपने पेपर दे दिया, अब कुछ हो सकता है क्या उसमें? नहीं हो सकता। लेकिन आपका डिस्कस करना उस पेपर को खत्म होने के बाद आपके 2-3 घंटे आराम से बर्बाद कर देगा। कारण आप जनरली वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपको लगता है कि आपके ठीक नहीं हुए, और अगर वो सही में ठीक नहीं हुए तो उसको 2-3 घंटे तक आपके दिमाग में वो बात घूमती रहेगी, आपका पूरा पीस ऑफ माइंड अफेक्ट हो जाएगा। और अगर आप मान लो सीएस के स्टूडेंट है और दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आपके तो रोज एग्जाम होने हैं, आप सोचिए कल ही पेपर है, क्या आप 2-3 घंटे खराब करना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बेहतर क्या है कि मैं ये बेवकूफी करना बंद कर दूं, मैं ये पेपर डिस्कशन का पूरा चक्कर ही खत्म करूं। अगर आप पेपर डिस्कस करना बंद कर देते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपने कोई पेपर दिया भी है। आप सोचिए, आप एक तो अपने 2-3 घंटे खराब होने से बचा रहे हैं क्योंकि वो बार बार थॉट्स दिमाग में नहीं आएंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगा। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर खत्म हुआ, एक इंसान वहां पे होता है ना जो आपकी आंसर शीट छीनता है, आप सोचो उसने क्वेश्चन पेपर भी छीन लिया। अब छीना तो उसने है नहीं, लेकिन आप फिर भी क्या करना, अपने क्वेश्चन पेपर को अपने बैग में बिल्कुल छुपा के रख देना और निकल पड़ना। अब होता क्या है, जैसे ही पेपर खत्म होता है ना, आप देखोगे ग्रुप्स बन जाते हैं, 4-5 फ्रेंड्स के, स्टूडेंट्स के ग्रुप बन जाते हैं जो ये पेपर डिस्कस करने का ही काम कर रहे हैं मतलब। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आप अगर वहां खड़े रह गए ना तो कोई ना कोई गलत आंसर कान में पड़ जाएगा। बेहतर है कि आप क्या करना, उस वक्त ईयरफोन लेके जाना। नहीं भी सुनते तो कोई बात नहीं, उस दिन ईयरफोन लेके जाना, कान में लगाना, वॉल्यूम तेज करना, वैसे वॉल्यूम तेज में नहीं सुनते, वॉल्यूम तेज करना और निकल पड़ना, भाग पड़ना वहां से। और जैसे ही वहां से निकल जाओ, फिर जब लगे कि हाँ आस पास कोई नहीं है, निकाल लेना वापस। मतलब मैं चाह रहा हूं कि उस दिन आपके कान में कोई भी गलत आंसर नहीं पड़े। अब हो सकता है कि आप अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जाते हो जो जिसको पेपर डिस्कस करने का कीड़ा हो, उसको साफ साफ समझा दो, भाई देख, एग्जाम वाले दिनों में मैं पेपर डिस्कस नहीं करूंगा। अगर पेपर डिस्कस करना है, दोस्ती एक तरफ, पेपर एक तरफ, एग्जाम्स के बाद ही मिलेंगे, फिर ऐसा बोल देना उसको, क्या प्रॉब्लम है? और कई बच्चे मुझे कॉल कर देते हैं पेपर डिस्कस करने के लिए कि सर आप पेपर देख लिया क्या, इसका आंसर बता सकते हो? अरे भाई, मैं बोलूंगा आपको कि जितना मातम मनाना है मना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मिलके बैठ के मातम मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी तो आप अपना अगले पेपर की तैयारी करो ना, जब कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मैंने भी ना, भगवान की दया से सीए में गया, और शुरुआत में मैं भी यही बेवकूफी करता था, पेपर डिस्कस करके ही वहां से निकलता था। लेकिन मैं देखता था, जब तक मैं होश में आऊं कि अगले दिन भी पेपर है, भाई 3-4-5 घंटे निकल गए। और फिर भगवान से यही मन्नत मानो, बस भगवान कल का पेपर और पास करा देना, बस अब मेरे से गलती हो गई आज, जो कल का और निकलवा देना, यही यही होता रहेगा। तो बेहतर क्या है कि हम क्या करें, ये डिस्कशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, निकाल दें दिमाग से, नहीं करना डिस्कस पेपर। जो पेपर आपने दे दिया, सोचो क्वेश्चन पेपर भी गया हाथ से, उस क्वेश्चन पेपर तक को नहीं देखना, कुछ हो थोड़ी सकता है अब। और अगर आपको अपने नॉलेज के लिए उसका आंसर जानना ही है तो ठीक है ना, एग्जाम पहले पूरे खत्म कर लो, उसके बाद देख लेना, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उस दिन ये सब करना बंद करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। जैसे ही मैंने भी ये पेपर डिस्कस करना बंद किया ना, आप मानोगे नहीं, मेरी परफॉर्मेंस में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई। तो आपका ये बहुत अच्छे वाला टाइम बचाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आपका पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगा इसको फॉलो करने से। तो आप पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट सजेशन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन कि आपको एग्जाम वाले दिनों में गिव अप नहीं करना। हर एग्जाम देने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, लगेगा कि मेरे पेपर अच्छे नहीं हो रहे, आपको नहीं, सबको लगता है, नेचुरल फीलिंग है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 4 पेपर दे के आएंगे, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो 8 पेपर दे के आएंगे। ये जो गिव अप करने की टेंडेंसी पता है कहां से आती है? पहला वाला जो सजेशन था वो ना मानने से। जब आप पेपर को ओवर डिस्कस करते हो ना, तो गिव अप करने की टेंडेंसी आती है। अरे भाई, आप ये चीज आईसीएसआई पे छोड़ दो ना, आईसीएआई पे छोड़ दो, वो देख लेंगे अपने आप की पास करना है कि नहीं करना। आपका बस फर्ज है कि सारे पेपर दे के आओ। अब एक स्टूडेंट हुआ करता था, बड़ा ब्राइट था, कुछ साल पहले की बात है। उसने क्या किया, एक सिंगल ग्रुप दे रहा था, 3 पेपर दे के आया। उसके हिसाब से उसको लग रहा था कि मेरे 1-2 पेपर अच्छे नहीं हुए, और किसी एक फ्रेंड को बताया शायद मैं अब कल नहीं आऊंगा, अगली बार ही दूंगा। अब उनका ना 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप था, और वो जानता था क्योंकि मैंने अब एक को बता दिया है, ये मुझे जरूर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और उसने क्या किया, घर पे अपना फोन वोन ऑफ करके रख दिया, कोई कांटेक्ट कर ही नहीं पाया उससे, अगले दिन पेपर देने नहीं गया।
मानो कि रिजल्ट आया ना, जब रिजल्ट आया उसके वो 3 पेपर जो उसने दिए थे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे, 2 में तो एग्जामिशन थी, और जिसको जो लग रहा था कि मेरा ठीक नहीं हुआ उसमें भी 50 से ऊपर नंबर थे, और चौथा पेपर जो उसने छोड़ा था इतना आसान आया था, उसमें तो फेल होने का मतलब ही नहीं था। कहां उसके इतने अच्छे मार्क्स आते थे, पूरा का पूरा ग्रुप 6 महीने खराब कर डाले अपने। तो ये ना अपने ऊपर नहीं, ये छोड़ दो ना सीएस इंस्टीट्यूट के ऊपर या आईसीआई, वो देख लेंगे अपने आप की आपको पास करना है कि नहीं करना। भाई मैंने जैसे बताया कि इतने एग्जाम्स दिए क्योंकि 3 कोर्सेज किए, मेरे को तो कई बार ऐसा भी लगा कि कोई पास करके दिखाए कई बार ऐसा लगा, और उसमें मानोगे नहीं पूरा पूरे दोनों दोनों ग्रुप क्लियर। तो हमें ना खुद से नहीं सोचना, ये पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, बस एक ही अपना फर्ज निभाना है, सारे पेपर दे के आने हैं। और आप अगर पहला वाला रूल अगर अपनाते हैं ना, जब डिस्कस नहीं करते आपको याद ही नहीं है आपका पेपर कैसा हुआ है। मैंने क्वेश्चन पेपर देते ही, आंसर शीट देते ही क्वेश्चन पेपर को देखा तक नहीं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, मैं काफी हद तक भूल भी चुका हूं कि मैंने क्या लिखा है। तो उस केस में दूसरा वाली सजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे फॉलो हो जाएगी। जब मैं किसी बच्चे की आंसर शीट देखता हूं तो पहली शीट देख के लगता है बच्चा हैंडराइटिंग कंपटीशन में आया है, और आखिरी शीट देखता हूं तो लगता है किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, और मैं अगर पूरा पेपर देखूं तो लगेगा 4 लोगों ने मिलकर लिखा है। मतलब हैंडराइटिंग में इतना ज्यादा वेरिएशन आता है, और वो क्यों आता है? क्योंकि हम शुरुआत से ही स्पीड पे ध्यान नहीं देते। हम शुरुआत में तो ऐसे पेपर शुरू करते हैं जैसे पता नहीं 4-6 घंटे का पेपर हो, अरे भाई 3 घंटे ही मिलने हैं। और ये बात का एहसास ना हमें 1.5 घंटे बाद होता है, जब 1.5 घंटा निकल जाता है फिर लगता है अरे अभी तो हमने सिर्फ 10-15-20 नंबर का ही पेपर किया, अभी तो हमारा आधा पेपर हुआ ही नहीं, 20-25 नंबर का पेपर हुआ है। और आपने कई बार ये बच्चों से बात सुनी होगी, अरे यार आता हुआ पेपर छूट गया, शुरुआत का 1.5 घंटा तो पता ही नहीं लगा मेरा कैसे निकल गया। मतलब ये स्पीड पे बच्चे ध्यान नहीं देते। अब आपको क्या करना है, ये देख रहे हो, ये घड़ी बोलते हैं इसको, आजकल ये यंत्र दिखता नहीं क्यों नहीं दिखता? क्योंकि फोन आ गया ना, फोन के अंदर ही घड़ी भी, अलार्म भी, पता नहीं क्या क्या चल जाता जा रहा है। घड़ी का अरेंजमेंट आपको एग्जाम वाले दिनों में करना है। आपके पास अगर घड़ी नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन कहीं से भी घड़ी आप 1 हफ्ते के लिए बोरो करो, और एग्जाम वाले दिन आपको घड़ी लेके जानी है, ये टाइम मैच कर लेना, ठीक है ना? और घड़ी ऐसे उतार कर सामने रख देनी है, ये आपको टाइम पे ट्रैक करवाएगा। और अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने एमसीक्यू पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि हर एक नंबर को हमें अर्न करने के लिए 1.8 मिनट मिलता है। भाई 180 मिनट है, 100 नंबर का कोई पेपर है, तो हर एक नंबर को अर्न करने के लिए कितना वक्त मिलता है? 1.8 मिनट। यही अगर आप किसी और पेपर में भी अगर एप्लीकेबल करते हैं, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन 1.8 इंटू 5 9 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब आपके सामने ऑब्जेक्टिव है कि हर 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे 9 मिनट के अंदर खत्म करना है। और शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस करो जो आपको अच्छे से आते हो, और जो 9 मिनट में नहीं 6-7 मिनट में खत्म हो जाए। मतलब शुरुआत में इजी क्वेश्चंस कर लोगे तो हर एक क्वेश्चन का ना आपको सरप्लस टाइम कुछ मिल जाएगा। क्यों? 9 मिनट अलॉटेड थे, आपका 7-8 मिनट में हो गया, 1-2 मिनट हर क्वेश्चन के सरप्लस मिलेंगे। और ये लेकिन कब हो पाएगा? जब आपके सामने घड़ी होगी, आपका टाइम पर ट्रैक होगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? घड़ी अरेंज करनी है, और उस दिन घड़ी लेके जानी है, और टाइम पर बिल्कुल ट्रैक रखना है कि हम जो है हमारी स्पीड मेंटेन है, ताकि ऐसा ना हो ना कि बाद में हमें पेपर छूट। भाई ऐसे आपको यकीन नहीं होगा, मैंने ऐसे कई बच्चों के एक्सपीरियंसेस सुने, 30-30 40-40 नंबर का पेपर छूट जाता है। सर यकीन नहीं, हमारा भी छूटा हुआ है। ना छूटे ना ये बात, भाई 10-15-20 नंबर का पेपर, 10 से 15 नंबर का पेपर मानता हूं, कई बार पेपर लेंदी आते हैं, लेकिन 25-25 30-30 नंबर का पेपर छूट जाना समझदारी नहीं है। और ये उन्हीं के साथ होता है जो शुरुआत से ही स्पीड का ध्यान नहीं रखते। तो आपको अपनी स्पीड पर पक्का ट्रैक रखना है, और उसके लिए आप वॉच का अरेंजमेंट करेंगे जो आप एग्जाम में लेके जाएंगे। एग्जाम वाले दिनों में खासकर ये डाइट का तो बहुत ध्यान रखना है आपने। ओवर ईटिंग में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है। अगर आप भूख से ज्यादा खाते हैं ना, तो ये आपकी एफिशिएंसी का सीधा सीधा दुश्मन है। ओवर ईटिंग करने से होगा क्या? आप लेथार्जिक फील करेंगे, आलस आना शुरू हो जाएगा, कंसंट्रेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अरे प्रोफेशनल एग्जाम में बैक टू बैक एग्जाम होते हैं, आप जरा सोचें कल ही मेरा पेपर है, क्या मैं आज के दिन ये ओवर ईटिंग की वजह से जो मेरे 2-3 घंटे खराब हुए अवॉइड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ओवर ईटिंग नहीं करना। और जो जंक फूड है वो तो स्ट्रिक्टली नहीं खाना। अगर घर में भैया दीदी कोई गलती से अगर पिज्जा बर्गर समोसा कुछ ले आया है, आपको बिल्कुल मना कर देना है। क्या ना भाई, मुझे मेरे 6 महीने प्यार है। उस दिन टेस्ट का गुलाम नहीं बनना है। आपको दिमाग में रखना है कि मेरा कल पेपर है और मैंने अभी ये गलती से खा लिया तो कंसंट्रेशन 100% अफेक्ट होगी। नहीं खाना उस दिन आपको। और हो सके ना एग्जाम वाले दिनों में भूख से थोड़ा कम ही खाओ, थोड़ा पानी से पेट भरो। मतलब 4 चपातियां खाते हो 3 कर दो, 3 खाते हो 2 कर दो। मतलब आपको भूख पे थोड़ा सा अपना
वो रखना है, ऐसा नहीं कहना कि स्टार्व करना है, वो नहीं करना, एनर्जी चाहिए अपने को, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है। भूख लगे कि हो चुकी है पूरी, रुक जाना बस वहां पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी अलर्टनेस ना मेंटेन रहेगी। कई बच्चे बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं कि एग्जाम वाले दिनों में अपनी नींद पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो 2-2.5 घंटे 1.5 घंटा इस इतने पे आ जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इतना कम नींद नहीं चलेगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि सर कह रहे हैं सोना है तो 12-12 घंटे सोने लगे आपने नहीं नहीं, इतना भी नहीं। मेरे को लगता है कि एग्जाम वाले दिनों में 4 से 6 घंटे के बीच की नींद इनफ रहती है। मैं एज अ स्टूडेंट याद करूं अपनी लाइफ तो मैं 5 घंटे लगभग सोता था, मतलब एग्जाम वाले दिनों में 5 आवर्स का मेरा रूटीन रहता था स्लीप का। और ये ठीक है, मतलब इतना ठीक है, 4 से 6 घंटे के बीच में अगर आप सो रहे हैं चलेगा, इसके ऊपर नहीं और 4 के कम नहीं। हाँ, अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भाई मेडिटेशन योगा में काफी पावर है। अगर आपके घर में ऐसा चलन है बचपन से कि मेडिटेशन किया जाता है, तो मेडिटेशन काफी हद तक नींद पे जो है कंट्रोल ले आता है। वो अगर होता है तो एक अलग बात है, फिर तो वो एक्सेप्शन केस में आ गया। बट अगर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं आप, तो आपको नींद एग्जाम वाले दिनों में जरूर लेनी है। और ये मेरा बात ना इसलिए भी अफर्म हुई, जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ याद करूं तो एक फ्रेंड हुआ करता था हमारा, उसने क्या किया, 7 पेपर में वो जो 7 पेपर थे 3-3 घंटे सो के निकाले। एफिशिएंसी उसकी ऐसे थी, तो 3 घंटे में हो रहा था उससे, मुझसे नहीं हो पा रहा था, उसने 3-3 घंटे। और लास्ट पेपर वाले दिन पता है वो क्या सोचता है, कहता है यार अब आखिरी पेपर है। आखिरी पेपर हमारा थियरी का था, सीए शायद फाइनल की बात थी या सीए मुझे याद नहीं, सीए फाइनल की बात थी शायद, आखिरी पेपर थियरी का था। तो उसने क्या किया, लास्ट पेपर वाले दिन कहा चल यार मैं ऐसा करता हूँ, सोता ही नहीं, बिना सोए वो पेपर देने चला गया। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो एग्जामिनेशन हॉल में फेंट हो गया, पेपर छोड़ना पड़ गया उसको, उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा है। तो कई बार ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत अफेक्ट हो जाती है अगर नींद नहीं करते हैं प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 12-12 15-15 घंटे सोना, मैं ये कह रहा हूं कि 4 से 6 घंटे की नींद इनफ है। बाकी आपकी बॉडी जैसे अलाउ करे, आपको अपने हिसाब से देखना है, ये वाला फैक्टर जो नींद वाला है अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना है आपको, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि टेक एडिक्वेट स्लीप, इतना स्लीप जरूर लीजिए कि आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। कई बार बच्चों से इतनी बड़ी बेवकूफी हो जाती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन ही कैलकुलेटर ले जाना भूल जाते हैं। कैलकुलेटर का तो ऐसा है कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही परमानेंटली कैलकुलेटर्स को बैग में डाल लो, और हो सके ना जब भी कैलकुलेटर अगर मान लो यूज करना भी पड़े तो यूज करने के बाद बिल्कुल कॉन्शियसली उसे वापस से बैग में डाल दो, ताकि भूलने का स्कोप ही ना रहे। और हो सके तो 2 कैलकुलेटर खरीद के रख लो, कि मान लो भगवान ना करे एग्जाम वाले दिन वो चलना बंद हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, और या फिर हो सकता है कि कोई और बेचारा बच्चा ना लेके आए तो किसी की मदद ही कर दो। पर अब ये किसी और से एक्सपेक्ट मत करना, आपके लिए कोई लेके नहीं आएगा, ये रिस्क नहीं ले सकते आप कि वहां पे किसी के पास 2 कैलकुलेटर हो तो एक वो आपको दे देगा, बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना है। कैलकुलेटर को बहुत कॉन्शियसली लेके जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन अगर कैलकुलेटर ना हो तो इतना बड़ा झटका लगता है दिमाग को, शौक में ही पेपर खराब ना हो जाए कहीं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप कि कैलकुलेटर पक्का पक्का बैग में डाल के ही रखेंगे पहले से ही। पेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एग्जाम के लिए। अब कई बार बच्चा क्या करता है, अपनी जब प्रिपरेशन कर रहा होता है ना, जब वो क्लासेस वगैरह ले रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है, तो वो बॉल पेन यूज करता है। लेकिन एग्जाम वाले दिन उसको लगता है बड़ा दिन है, उस दिन मैं फाउंटेन पेन, इंक पेन या फिर पायलट पेन, जेल पेन लेके आऊंगा, उससे मैं अपना पेपर करके आऊंगा। बेवकूफी नहीं करनी है ये वाली। आप सोचिए, आपने अपने हाथ को सेट कर रखा है बॉल पेन से, एग्जाम वाले दिन कोई नया नया तरीके का पेन आप यूज करने वाले हो, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। आपने जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी है, जिस पेन से आपने प्रिपरेशन करी है, उसी तरीके से आप हो सके तो एग्जाम में लिख के आइए। हो सकता है कि आपका, अब जैसे मैं जब फेस टू फेस क्लासेस पहले होती थी तो आगे आगे एक स्टूडेंट बैठा करती थी, वो फाउंटेन पेन, इंक पेन यूज करती थी, और इतनी जबरदस्त स्पीड, मैं हैरान रहता था। मैंने कहा इंक पेन पे इतनी स्पीड तो नहीं होती, लेकिन उसकी प्रैक्टिस थी। तो अगर किसी पर्टिकुलर पेन पे आपका हाथ सेट है, आपकी स्पीड अच्छी खासी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेन ऐसा हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। और कई बार हम करते हैं कि उसी दिन के लिए नया नया पेन लेके आते हैं। ध्यान रखना, जब भी कोई नया पेन लेके आते हो ना, शुरुआत में थोड़ा सा रफ चलता है। तो जब भी कोई नए पेन लेके आओ, मान लो आप एग्जाम्स के लिए 4-5 नए पेन लेके आए, तो थोड़े थोड़े चला लो उसको, ताकि जो उसकी रफनेस है ना वो खत्म हो जाए। देखो आप ना एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, तो ये तो 100% होने के चांसेस है कि कोई ना कोई एक पेपर में इंस्टीट्यूट बम छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कोई एक ऐसा पेपर पक्का आएगा जो सारे के सारे बोल रहे होंगे कि बड़ा मुश्किल पेपर था। अगर कोई ऐसा पेपर है जो आपके सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि मुश्किल था, इसका मतलब ये कि कोई घबराने वाली बात नहीं है वो, बल्कि ऐसा पेपर है जिसमें आपको सारे पास मिलेंगे, उसमें बहुत रिलैक्स्ड मार्किंग होगी, इवन ग्रेस मार्किंग के भी चांसेस हैं।
आपको लेकिन ना अपना कूल और काम, अपना जो एक काम नेचर है वो मेंटेन करके रखना है। आपको ये नहीं मानना है कि बस अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब तो अगली बार फिर आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं जब सीए इंटरमीडिएट दे रहा था तब उसको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2 करके बोला करते थे। मतलब जो आज सीए फाउंडेशन है उसको PE1 बोलते थे और इंटरमीडिएट को PE2 बोलते थे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सेकेंड। और तब कॉस्टिंग एफएम का पेपर इतना टिपिकल आया था, मतलब खासकर जो उसमें एफएम वाला पोर्शन था, 60 मार्क्स की कॉस्टिंग हुआ करती थी, 40 मार्क्स की एफएम हुआ करती थी। 40 मार्क्स की एफएम में सिर्फ 5 नंबर का एक थियरी क्वेश्चन था जो करने लायक था, बाकी सारा क्वेश्चन ऊपर से जाने वाला था। आप मानोगे नहीं, इतने स्टूडेंट्स पैनिक हुए, 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एग्जामिनेशन हॉल ऑलमोस्ट खाली हो गया। लेकिन जो बच्चे कूल और काम रहे, बैठे रहे, और अगर जो 60 मार्क्स का कॉस्टिंग वाला पोर्शन था उस पर फोकस किया, उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया, और जो 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन आता था वो मतलब 65 नंबर का अटेम्प्ट किया, आप मानोगे नहीं उस पेपर में सबसे ज्यादा पास रेशियो था। इसका मतलब क्या है, अगर 10, 15, 20, 25 नंबर का पेपर ऐसा आ गया है जो हमें लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, और सारे ही तो बोल रहे हैं बड़ा मुश्किल है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर सारे बोल रहे हैं बड़ा मुश्किल है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मान के चलो ना, ठीक है 25 नंबर का मुश्किल आया है, फाइट सिर्फ 75 की रह गई है, क्या दिक्कत है? 75 के लिए लड़ो, 75 का करके आओ। अगर सारे बोल रहे हैं आसान है, आप ही को मुश्किल लग रहा है ना, तब दिक्कत है। सारे बोल रहे हैं कि मुश्किल है और आप भी बोल रहे हो मुश्किल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। उस सिचुएशन में आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। अपना जितना आता है उतना करो, और पक्का मैं बता रहा हूं पास होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है ऐसे पेपर में जो आपको लग रहा है डिफिकल्ट है और बाकियों को भी लग रहा है डिफिकल्ट है। अब अगला पॉइंट पढ़ के आपको लगेगा सर ये भी कोई बोलने की बात है, ये तो याद ही रहती है, डेट शीट कोई भूलने की चीज थोड़ी है। ऐसा नहीं है भाई, डेट शीट का हो सके तो प्रिंट आउट निकाल लेना, जहां पर आप पढ़ाई करते हो सामने चिपका लेना। डेट शीट टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन से दिन कौन सा पेपर है। अब कुछ साल पहले की बात है, सीएस प्रोफेशनल का मेरा बैच था, मैं एफएम पढ़ाता था पहले सीएस प्रोफेशनल में, अब क्योंकि एफएम तो एग्जीक्यूटिव में आ गया लेकिन पहले प्रोफेशनल में था। अच्छा, तब क्या होता था कि एफएम और सीआर ये सेकंड ग्रुप में हुआ करते थे, 2 पेपर, मतलब 2-2 पेपर के 4 ग्रुप थे पहले, तो ये 2 पेपर सेकंड ग्रुप में हुआ करते थे। अब उस बैच में ना, मेरे उस वाले बैच में 3 स्टूडेंट्स का एक बहुत बढ़िया ग्रुप था, मतलब 3 बच्चे थे उस पर्टिकुलर ग्रुप में, और तीनों बहुत ही ब्राइट, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट। फाइनल में भी जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे मुझे लग रहा था कि आराम से सारे ग्रुप एक साथ निकाल लेंगे। लेकिन उनके साथ ट्रेजेडी क्या हुई कि वो एफएम वाले पेपर वाले दिन सीआर पढ़ते चले गए। अब आप जरा सोचो, मेरा कल एफएम का पेपर है और मैं सीआर पढ़ रहा हूं। अब क्योंकि वो 3 फ्रेंड ना बड़े क्लोज थे, ज्यादा उनका बड़ा सर्कल था नहीं और किसी से ज्यादा बातचीत होती नहीं थी, एक ही पीजी में रहते थे। एक फ्रेंड ने बोला सीआर का पेपर है, दूसरे ने पता नहीं कैसे कंफर्म कर दिया, तीसरे को लगा अब 2 बोल रहे तो सीआर ही होगा, और पूरे दिन सीआर की तैयारी करते चले गए। अगले दिन जब एडमिट कार्ड उठाया और उसमें देखा अरे आज तो एफएम का पेपर है, अब जरा सोचो, आप वो सिचुएशन समझो कि मेरा आज एफएम का पेपर है और मैं कल पूरे दिन सीआर पढ़ रहा हूं, हाथ पैर काम जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे, लगेगा भाई ये क्या हो गया, हर कोई झेल भी नहीं पाएगा। वो पैनिक हो गए, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ये क्या करें। मैंने कहा देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप अब कुछ हो तो सकता नहीं, आपने पढ़ लिया यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब क्या करो, एफएम के जितने फॉर्मूला वगैरह देख सकते हो देख जाओ, ऊपर ऊपर से जितना रिवाइज कर सकते हो आधे 1 घंटे में, क्योंकि आधा 1 घंटा ही बचा था, जो भी देख सकते हो देख जाओ। उन बच्चों ने फिर भी कूल और काम मेंटेन करते हुए अपना सारे पेपर दिए। उसमें से एक स्टूडेंट फिर भी सारे के सारे ग्रुप निकाल गया, मैं बड़ा हैरान था, सारे के सारे ग्रुप फिर भी निकाल गया। 2 फ्रेंड्स का बस वो वाला ग्रुप नहीं हुआ, अगर वो भी हो जाता, अगर उन्होंने प्रिपरेशन ठीक करी होती, मतलब सही पेपर की करी होती। लेकिन हर कोई ना इसको इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा जितना उन्होंने किया, वरना बाकी बच्चे तो अगर मैं देखूं तो क्या होगा, वो शायद वो पेपर ही देने नहीं जाएंगे, वो फिर भी देने के लिए गए। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर इस छोटी सी बात मैंने थोड़ी सी भी इग्नोरेंस दिखाई ना, बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो डेट शीट आपको टिप्स पे याद रखें कि कौन सा पेपर है मेरा कल, ठीक है ना। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर अटेम्प्ट से पहले हमारा इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, वो हमें बहुत केयरफुली रीड करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से या कई बच्चों की ना ये हैबिट होती है कि पेपर शुरू करने से पहले भगवान का नाम मेंशन कर देते हैं या कोई रिलीजियस सिंबल बना देते हैं, ये अलाउड नहीं है। पिछले सेशन में कई बच्चों को ना मेल आ गया, नोटिस आ गया इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपने ऐसे ऐसे किया है, अब बताओ हम आपका पेपर कैंसिल क्यों ना करें, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें, आपका रिजल्ट विदहेल्ड क्यों ना करें, मतलब ये सब बातें लगती। अब बच्चा तो डरेगा ही।
तो ये सब मेंशन ना करके आए, हमारी आस्था हमारे दिल में हो, हमें वहां पर एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट इस पे फिर क्या करता है, वो बिना बात का एक्शन ले लेता है, तो ये नहीं करना। ऐसे ही उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहती है कि हमें जो है ब्लू कलर से ही अपने आंसर्स को लिख के आना है। OMR शीट, अगर मतलब कोई MCQ पेपर है तो वहां पर ब्लू और ब्लैक बॉल पेन अलाउड है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ये कलर अलाउड नहीं है। इवन OMR शीट में पेंसिल्स भी अलाउड नहीं होती मार्किंग करने के लिए, वो जो सर्कल को डार्कन करने के लिए, तो ये ध्यान रखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इंस्ट्रक्शंस की ना जो PDF है मैं इस वीडियो के साथ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल भी देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार रीड कर लीजिएगा वो सारी इंस्ट्रक्शंस को। उसके अलावा एक बात और खास ध्यान रखनी है, जब आप MCQ पेपर में OMR शीट फिल करेंगे तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 के आगे 6 का ही आंसर मेंशन करना। कई बार बच्चा सीक्वेंसिंग आगे पीछे कर देता है, तो वो बड़े ध्यान से। और अगर आपने अभी तक हाउ टू अटेम्प्ट MCQ पेपर वीडियो नहीं देखा है और आपका MCQ पेपर नजदीक है तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, वो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आप अच्छे से अपने पेपर देंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।